दोस्तों, राजनीति में एक फनी रूल होता है, जो खुद को सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट समझता है वही कभी कभी अपनी ही चाल में उलझ जाता है। कुछ वक्त पहले तक तैयब एर्दोगान का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। सीरिया में उनकी मूव्स चर्चा में थीं और लग रहा था कि तुर्की ने बड़ा गेम जीत लिया है, लेकिन अचानक माहौल बदलता दिख रहा है। ग्रीस में एक मीटिंग हुई, साधारण सी डिप्लोमेटिक मीटिंग, लेकिन जो फुटेज सामने आया उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एर्दोगान, जो आमतौर पर अग्रेसिव पोस्चर में रहते हैं, इस बार थोड़ा अलग मूड में दिखे और ग्रीस के प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज वो भी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही थी। यही से सवाल उठने लगे, क्या पावर डायनामिक्स बदल रही है? इसी टाइम पाकिस्तान भी अचानक बयानबाजी करने लगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के एक मैप में अक्साई चीन और पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया था और उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया। उनका कहना है कि कंप्लेंट के बाद मैप बदल दिया गया, लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ मैप का मामला नहीं है। आज की दुनिया में लड़ाई जमीन से ज्यादा परसेप्शन की होती है। अगर दुनिया किसी चीज को मान ले तो वही सच बन जाता है। भारत का पोजीशन शुरू से सिंपल रहा है, कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर डिबेट की कोई जगह नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत और ग्रीस की बढ़ती क्लोजनेस तुर्की और पाकिस्तान को इनसिक्योर कर रही है? क्या जियोपॉलिटिक्स में नया ग्रुप बन रहा है? इतिहास यही दिखाता है कि बड़े बदलाव अक्सर क्वाइटली शुरू होते हैं। पहले बयान आते हैं, फिर मीटिंग्स और फिर ग्राउंड रियलिटी बदल जाती है। अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स की चेस बोर्ड पर बहुत कुछ मूव हो रहा है और जो खुद को सबसे चालाक खिलाड़ी समझ रहे थे, उन्हें शायद अब गेम का नया वर्जन समझना पड़ेगा। आज हम इसी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने वो विवादित नक्शा उसी वक्त हटा दिया, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि नक्शा क्यों हटाया गया। असली सवाल यह है, उसकी जगह नया नक्शा क्यों नहीं आया? अगर पाकिस्तान का दावा इतना सॉलिड होता तो अमेरिका एक नया ऑफिशियल मैप जारी करता और साफ मैसेज देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ये हटाने वाला कदम क्या था? सच सुधारना या किसी को खुश करना? यहाँ डिप्लोमेसी का असली खेल दिखता है। ये नक्शे की लड़ाई नहीं है, ये प्रायोरिटीज और मजबूरियों की लड़ाई है। आज अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। चीन, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पूरा इलाका प्रेशर कुकर बना हुआ है और इस वक्त अमेरिका आखिरी चीज जो चाहता है वो है इस्लामाबाद के साथ नया झगड़ा। इसलिए मैप हटाना शायद सच स्वीकार करना नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट मूव था ताकि बात ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन पाकिस्तान भी अब बच्चा नहीं रहा। वो समझ चुका है कि कई बार उसे सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया गया। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले संसद में कहा था कि उनके देश को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया। और ये कोई व्हाट्सएप लीक नहीं था, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। मतलब अंदर गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है और डिस्ट्रस्ट भी है। और यही मूड हाल ही में एक और जगह दिखा। ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट आगे बढ़ाया जिसमें दिखाया गया कि इजराइल के आसपास हर देश में आतंकी हमले होते हैं, लेकिन इजराइल के अंदर क्यों नहीं? सीधा आरोप नहीं था, लेकिन इशारा इतना साफ था कि कोई भी समझ जाए। जब ऐसा सवाल किसी रैंडम यूजर नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उठाता है तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं रहता, वो एक जियोपॉलिटिकल मैसेज बन जाता है। अब सोचो, एक अजीब सा सीन बनता है। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े नेता इजराइल पर तंज कस रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें उन्हीं ग्लोबल पावर्स के साथ बैठना भी पड़ता है जो इजराइल को खुलकर सपोर्ट करती हैं। गाजा हो, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान फिलहाल प्रिंसिपल से ज्यादा प्रेशर में खेलता दिख रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बयान क्यों दिए जा रहे हैं, सवाल ये है कि ये बयान किसके लिए हैं? अपने लोगों के लिए या दुनिया को सिग्नल देने के लिए? और अमेरिका वाला वो मैप हटाने वाला मामला, क्या वो सिर्फ एक टेक मिस्टेक था या फिर डिप्लोमेसी का साइलेंट मूव? क्योंकि यहाँ बात नक्शों की नहीं है, यहाँ बात पावर गेम की है। कौन किसके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, यही असली कहानी है। अब जरा बिग पिक्चर देखो। पाकिस्तान को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि भारत क्वाइटली आगे निकल चुका है। यूएस इंडिया डील्स के बाद वॉशिंगटन का झुकाव साफ दिख रहा है। पहले जो बैलेंस था वो अब टिल्ट हो चुका है। और इंडिया ड्रामा नहीं करता, स्लो चलता है, कम बोलता है, लेकिन मूव बहुत सोच समझ कर करता है। और ये बात तुर्की को भी दिख रही है। तुर्की और पाकिस्तान की बॉन्डिंग पुरानी है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन इसी गेम को काउंटर करने के लिए भारत ने एक काल्म लेकिन पावरफुल कदम उठाया। 9 फरवरी को इंडिया और ग्रीस ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया। 5 साल का प्लान, जॉइंट एक्सरसाइजेज, टेक कोऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन, सब कुछ रोड मैप में। ये कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नल था, सिंपल मैसेज था।
अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो भारत ग्रीस के साथ खड़ा रहेगा, और जैसे ही ग्रीस का नाम आता है तुर्की को थोड़ा अलर्ट हो जाना स्वाभाविक है। भारत और ग्रीस की बढ़ती नजदीकियां, साइप्रस के साथ समझौते और बीच में इजराइल की भूमिका, ये सब मिलकर एक नया समीकरण बनता हुआ दिखा रहे हैं। इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और भारत, चारों के बीच तालमेल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अब जरा अंकारा की तरफ से सोचिए। एर्दगान को साफ दिख रहा है कि जिस खेल को वो सालों से चला रहे थे, अब उसी खेल में भारत भी अपनी चालें चलने लगा है। पहले भारत ज्यादा बोलता नहीं था, चुपचाप अपना काम करता था, लेकिन अब जैसे जैसे तुर्की अपने आसपास पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे भारत भी जवाब देना शुरू कर चुका है। ये सीधी टक्कर नहीं है, ये एक तरह का शतरंज का खेल है, जहां हर चाल धीरे धीरे चली जाती है। एर्दगान को समझ आ रहा है कि अगर ये चारों देश साथ आ गए तो आने वाले समय में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ताकत का संतुलन है या फिर सच में एक नया समूह बन रहा है जो तुर्की और पाकिस्तान की जोड़ी को टक्कर देगा? एक बात तो माननी पड़ेगी, एर्दगान राजनीति के बहुत चालाक खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कब नरम होना है और कब सख्त होना है। जरूरत पड़े तो पाला बदलने में भी देर नहीं लगाते। ग्रीस के साथ उनके पुराने झगड़े किसी से छिपे नहीं हैं। साइप्रस को लेकर तनाव तो सालों पुराना है, लेकिन फिर भी वही एर्दगान ग्रीस के साथ बैठते हैं, समझौते करते हैं और कैमरों के सामने दोस्ती दिखाते हैं। ऊपर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर राजनीति चल रही होती है। इसी बैठक का एक छोटा वीडियो वायरल हो गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान रुमाल से नाक साफ की और वही रुमाल फाइलों के बीच रख दिया जो आगे एर्दगान को दी जानी थी। इंटरनेट पर लोगों ने इसे पकड़ लिया। किसी ने कहा यह बचकानी हरकत है, किसी ने कहा यह इशारा था, तो किसी ने इसे कूटनीतिक तंज बता दिया। सच्चाई क्या है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए। ग्रीस भी जानता है कि तुर्की मौका देखकर चाल चलता है। आज कागजों पर दस्तखत हो रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, ये असली भरोसा है या सिर्फ वक्त खरीदने की चाल? अब इस मुलाकात का असली मकसद समझिए। ग्रीस और तुर्की इसलिए मिले थे ताकि 2023 के एथेंस समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ने साफ कहा कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन बातचीत बंद करना कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, अब जरा पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि बंद कमरे में असल में हुआ क्या। भीतर बैठकर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई, बल्कि 6 सीधे सादे लेकिन काम के समझौतों पर साइन हुए। मतलब ऐसे मुद्दे जहां शोर कम और फायदा ज्यादा हो। सबसे पहले बात पैसे और काम धंधे की। तुर्की और ग्रीस ने तय किया कि आपसी व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाया जाएगा। साफ है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कारोबार नहीं रुकेगा। दूसरी अहम चीज है कनेक्टिविटी। तुर्की के इजमिर और ग्रीस के थिस्सलुनीकी के बीच एक नई रोरो फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान है। इससे सामान इधर उधर भेजना आसान होगा और खर्च भी कम पड़ेगा। तीसरी और शायद सबसे इंसानी बात, मुसीबत में साथ खड़े रहना। भूकंप या किसी भी प्राकृतिक आपदा के वक्त दोनों देश कैसे एक दूसरे की मदद करेंगे, इसका पूरा रोड मैप बना लिया गया है। इसे आप उनकी पुरानी अर्थक्वेक डिप्लोमेसी को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी कह सकते हैं। अब बाहर से भले सब कुछ स्मूथ दिख रहा हो, लेकिन अंदर कहानी इतनी सीधी नहीं है। रिसेप तैयप एर्दोगान दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि रिश्ते सुधर रहे हैं, मगर एथेंस भी जानता है कि जैसे ही अंकारा को मौका मिला, साइप्रस वाला मुद्दा फिर गर्म हो सकता है। और एर्दोगान की मुश्किलें सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं हैं। अपने ही देश में संसद के हंगामों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ रहा है। ऊपर से इजराइल के साथ तनाव अलग सिरदर्द बना हुआ है। अब यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। फरवरी 2026 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आती है और उसी एक रिपोर्ट ने पूरे इलाके की धड़कनें तेज कर दी। इशारा साफ था, तुर्की परमाणु हथियारों की रेस पर सोच सकता है। ये कोई हल्की बात नहीं थी। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने CNN तुर्क को दिए इंटरव्यू में सीधी सी बात कही, तुर्की इलाके में संतुलन चाहता है, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो तुर्की भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, अगर पड़ोसी के पास बम होगा तो हम खाली नहीं रहेंगे। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या यह सब सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का खेल है या सच में तुर्की के चारों तरफ हालात टाइट होते जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।